हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकार्ट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है जिसको मैं लूसेंट इंग्लिश ग्रामर से कवर कर रहा हूँ। हमारा अभी चैप्टर चल रहा है द प्रोनाउंस यानी कि सर्वनाम। प्रोनाउंस के चैप्टर में अभी तक हम 6 प्रोनाउंस को कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट कवर किया था पर्सनल प्रोनाउंस, सेकंड कवर किया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, थर्ड हमने कवर किया था रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, फोर्थ हमने कवर किया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, फिफ्थ हमने कवर किया था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, सिक्स्थ हमने कवर किया था इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इनके बारे में एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस में हमने सीखा था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउंस है, वर्ड्स है, कौन से होते हैं। आई, माई, मी फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में यू, यूर और थर्ड पर्सन में ही, सी, हर, हिज, हिम, डू, दे, देयर, देम। ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस है जिनको हमने यूज करना सीखा था। उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने वर्ड्स कवर किए थे ईच, आइदर, नाइदर, जिनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस बोला जाता है और उनका यूज करना हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में सीखा था। थर्ड में हमने कवर किया था रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, जिसमें हमने 2 वर्ड्स कवर किए थे ईच अदर और वन अनदर। उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम सेल्फ और सेल्स का यूज किस प्रकार से करते हैं। सिंगुलर में हम सेल्फ का यूज करते हैं, प्लूरल में हम सेल्फ का यूज करते हैं। जैसे सिंगल में होगा हिमसेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, और प्लूरल में होगा आवर सेल्फ्स, देयर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स। इस तरह से हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को यूज करना सीखा था सेंटेंस के अंदर। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में हमने वर्ड्स सीखे थे दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम, जिनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के रूप में यूज करते हैं और उनका यूज करना हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में सीखा था। और लास्ट हमने जो कवर किया था वो था इंडेफिनिट प्रोनाउंस, जिसमें एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल, सेम, ऑल, सम, एनी, बोथ, मच, फ्यू, लिटिल। ये वर्ड्स हमने इंडेफिनिट प्रोनाउंस में कवर किए थे। उनको हम सेंटेंस के अंदर किस तरह से यूज करते हैं, क्या रूल्स उन पर लागू होते हैं, वे सब हमने कवर कर लिया है। आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउंस, और इन सभी और जितने भी ये मैंने प्रोनाउंस कराए हैं उसमें हमने हर रूल को, हर लाइन को अच्छी तरह से कवर करने की कोशिश करी है, सबको अच्छी तरह से बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों, वे वीडियो आपने अगर नहीं देखी है तो उन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो उन वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस वे प्रोनाउंस होते हैं जो 2 वाक्य को, 2 सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं। ये वर्ड्स बिल्कुल कंजक्शन जैसे होते हैं, लेकिन इनका रोल कुछ अलग तरीके से होता है। उनको हम इस वीडियो से शुरू करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउंस का टॉपिक जो है ये थोड़ा लंबा हो सकता है, इसको हम 3 से 4 वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, लास्ट में आपको फिर से बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी पढ़ाई गई वीडियो अच्छी लगती है, आपके समझ में आती है, तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें, और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक रिलेटिव प्रोनाउंस। दोस्तों, रिलेटिव प्रोनाउंस में सबसे पहले डेफिनेशन आ जाती है। रिलेटिव प्रोनाउंस होते क्या है। रिलेटिव प्रोनाउंस वे प्रोनाउंस होते हैं जो नाउन या फिर नाउन इक्विवेलेंट वर्ड्स के साथ अपने संबंध बताते हैं, उनके साथ अपने रिलेशन बताते हैं। यानी कि प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस जो यूज होते हैं उनसे पहले जो नाउन यूज किए जाते हैं उनके साथ उनका संबंध बताते हैं और 2 सेंटेंस को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। ये बिल्कुल कंजक्शन की तरह कार्य करते हैं। कंजक्शन जैसे हमने एंड और इस तरह से हमने कंजक्शन को पढ़ा है, उनकी तरह ही रिलेटिव प्रोनाउंस काम करते हैं। वो कैसे काम करते हैं हम आगे पढ़ेंगे। इन्हें कनेक्टिव प्रोनाउंस या फिर कंजक्शन भी कहा जा सकता है। हु, विच, दैट, एज, बट, वट, ये कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस के एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे 3 एग्जांपल है, उनके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आई मेट वीना हु वाज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। तो हु क्या है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है जो वीना के साथ संबंध स्थापित करता है। कैसे, आई मेट वीना, मैं वीना से मिला। हु वाज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, जो स्कूल से वापस आ रही थी। तो यहाँ पे जो यानी हु का हमने जो यूज किया है वो वीना के साथ रिलेशन बताता है, यानी वो हु को हमने किसकी जगह यूज किया, वीना की जगह।
नेक्स्ट है नीलू हैड ए बुक विच सी बोट एट ए शॉप। तो विच यहाँ पे क्या हुआ, रिलेटिव प्रोनाउंस हुआ जो बुक के साथ अपना संबंध बताता है। नीलू के पास बुक है जो उसने एक दुकान से खरीदी है। तो जो शब्द जो है यहाँ पे बुक के साथ कनेक्ट होता है। नेक्स्ट है द पेन डेट माई फादर गिव राइट्स वेल। पेन जो मेरे फादर ने दिया वो अच्छा लिखता है। तो डेट का प्रयोग यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हुआ जो पेन के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो उपरोक्त वाक्य में हु, विच और डेट ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस है जो इनसे पहले जो नाउन प्रयुक्त हुए हैं वीना, ए बुक, द पेन, उनके साथ संबंध बताते हैं और साथ ही दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। इन्हें ही रिलेटिव प्रोनाउंस बोला जाता है। आपके समझ में रिलेटिव प्रोनाउंस आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है एंटीसीडेंट। क्या होता है एंटीसीडेंट्स? क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउंस से पहले जो नाउन और नाउन इक्विवेलेंट वर्ड्स यूज हुए हैं उनको ही एंटीसीडेंट्स बोला जाता है। हमने ऊपर वाक्यों में जो पढ़े थे, जैसे वीना पढ़ा था, उसके लिए हमने बाद में हु का यूज किया था जो कि रिलेटिव प्रोनाउंस था। तो हु से पहले जो वीना जो शब्द था वो होता है एंटीसीडेंट्स। या फिर ए बुक वो भी एंटीसीडेंट था और द पेन वो भी क्या था, एंटीसीडेंट। तो आप समझ गए होंगे नाउन और नाउन इक्विवेलेंट वर्ड्स जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यूज किए जाते हैं उनको एंटीसीडेंट बोला जाता है। फंक्शंस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस इन सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो रिलेटिव प्रोनाउंस सबऑर्डिनेट क्लॉज की तरह कार्य करते हैं। किस प्रकार से? क्लॉज क्या होते हैं, क्लॉज सेंटेंस को ही बोला जाता है। क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिलते हैं। क्लोज एक सिंपल सेंटेंस भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ सेंटेंस का एक कंप्लीट सेंटेंस भी हो सकता है जो आपस में डिपेंड रहते हैं। क्लोज जो है 7 प्रकार के होते हैं, उनमें से 2 क्लोज आप याद रखिए, मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज। मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज वो होते हैं जो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग रखते हैं। ऐसे सेंटेंस जो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग रखते हैं उनको बोला जाता है प्रिंसिपल या फिर मेन क्लोज। और सबऑर्डिनेट क्लोज वो क्लोज होते हैं या वे सेंटेंस होते हैं जो मेन सेंटेंस पे डिपेंड करते हैं और वे कभी अकेले अपना मीनिंग नहीं रख पाते। तो उनको जोड़ने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लोज में रिलेटिव प्रोनाउंस कैसे यूज होते हैं वो यहाँ पर समझते हैं। रूल नंबर फर्स्ट जिसमें बताया गया कि रिलेटिव प्रोनाउंस हु, विच और डेट का प्रयोग जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज के सब्जेक्ट के रूप में होता है। पहले यहाँ पे वाक्य पढ़िए, द बॉय हु केम हियर इज ए प्लेयर। तो यहाँ पे 2 वाक्य बनते हैं, द बॉय और सेकंड बनता है हु केम हियर इज ए प्लेयर। तो फर्स्ट हो गया मेन क्लोज और सेकंड हो गया सबऑर्डिनेट क्लोज। तो सेकंड में जो सबऑर्डिनेट जो क्लोज है उसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, हु। तो रिलेटिव प्रोनाउन जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज में सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। वैसे नेक्स्ट है दिस इज द हाउस विच इज मेड ऑफ मार्बल्स। तो यहाँ पे मेन क्लॉज क्या है, दिस इज द हाउस, और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, विच इज मेड ऑफ मार्बल्स। तो विच इज मेड ऑफ मार्बल्स जो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसका सब्जेक्ट बन जाता है विच, जो कि क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। वैसे नेक्स्ट है द रोड डेट लीड्स टू पटना मार्केट इज बीइंग रिपेयर्ड। तो डेट का जो यूज हुआ है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज के सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। तो रिलेटिव प्रोनाउन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज के सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं वो कौन से हैं, हु, विच और डेट। नेक्स्ट आता है दोस्तों रूल नंबर 2 जिसमें बताया गया है कि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज में वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। वो किस प्रकार से होता है, आई हैव ए सन whom I love very much। तो आई हैव ए सन ये प्रिंसिपल क्लॉज है और whom I love very much तो ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। आपके हिसाब से जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पे लास्ट में आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि यह मेन सब्जेक्ट मेन सेंटेंस को भी कनेक्ट करता है इसलिए इन 2 सेंटेंस के बीच में इसका यूज हुआ है। दिस इज द हाउस विच माई फादर बिल्ट। तो यहाँ पे विच जो है ऑब्जेक्ट का काम करता है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं माई फादर बिल्ट हाउस। तो हाउस की जगह विच का यूज हुआ है क्योंकि हाउस पहले यूज हो चुका है, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में विच का यूज हुआ जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। और वैसे दोस्तों नेक्स्ट है द स्विंग मशीन डेट आई बोरोड ब्रोक डाउन यस्टरडे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, डेट। तो आप समझ गए होंगे उपरोक्त वाक्य में whom, which और that का प्रयोग जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ। वर्ब का ऑब्जेक्ट का मतलब है कि वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है उसको बोला जाता है वर्ब का ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 3। इसमें क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग जो है
सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। किसमें होता है? प्रीपोजिशन के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। किस प्रकार से होता है? द कोट ऑन विच आई वाज सिटिंग बिगेन टू क्रिक। तो यहाँ पे कोट ऑन, तो ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है। इसका ऑब्जेक्ट इसके जस्ट बाद आएगा जो कि विच है। ये हो गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से भी हम इसका रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज कर सकते हैं। दिस इज द पेन विद विच वी यूजुअली राइट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा? प्रीपोजिशन जो विच के साथ कनेक्ट है, विद विच। शी इज द गर्ल विद whom I lived। तो विद यहाँ प्रीपोजिशन है, उसके ऑब्जेक्ट के रूप में हमने whom का यूज किया जो कि क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। तो आगे दोस्तों आ जाता है अंग्रेजी भाषा में रिलेटिव प्रोनाउंस हु और विच का प्रयोग दो प्रकार से होता है। हु और विच का यहाँ पे दो प्रकार से यूज बताया। एक होता है रिस्ट्रिक्टिव यूज और दूसरा होता है कंटिन्यूटिव यूज। दोनों किस प्रकार से यूज होते हैं वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट है रिस्ट्रिक्टिव यूज। रिस्ट्रिक्टिव का मीनिंग होता है किसी को रिस्ट्रिक्ट करना, सीमित करना, रोकना, एक सीमा तय करना। तो रिलेटिव प्रोनाउंस से बना क्लोज अपने से पहले यानी एंटीसीडेंट्स। एंटीसीडेंट्स मैंने क्या बताया था? जो रिलेटिव प्रोनाउंस से पहले जो नाउन यूज होता है उसको बोला जाता है एंटीसीडेंट्स। तो रिलेटिव प्रोनाउंस से बना क्लोज अपने से पहले प्रयुक्त एंटीसीडेंट्स को रिस्ट्रिक्ट और डिफाइन करने के लिए, यानी उसको नाउन को एक सीमित रखे या फिर उसको परिभाषित करे, उसको बोला जाता है एडजेक्टिव क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज की तरह वो काम करता है और इस यूज को हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्टिव यूज। क्या बोलते हैं? रिस्ट्रिक्टिव यूज। अगर समझ में नहीं आया तो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल है द मैन हु लिव्ड देयर डाइड यस्टरडे। आदमी जो वहां पे रहता था वो मर गया है। तो यहाँ पे हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये द मैन यानी सब्जेक्ट को, एंटीसीडेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है, डिफाइन करता है कि वो यहाँ पे रहता था। तो ये कहलाता है इसका रिस्ट्रिक्टिव यूज। जैसे नेक्स्ट है दिस इज द मैन हु हैज स्टोलन माय वॉच। तो ये वो आदमी है जिसने मेरी घड़ी चुराई है। तो हु का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है, जो कि दिस इज द मैन इस आदमी के बारे में बताता है जिसने उसकी घड़ी चुराई है, उसको डिफाइन किया है, उसको रिस्ट्रिक्ट किया है। वही यहाँ पर बताया गया है कि एग्जाम्पल 1 में रिलेटिव क्लोज हु लिव्ड देयर में मैन के लिए एडजेक्टिव का काम करता है, यानी उसकी विशेषता बताता है जो कि मर गया है, यानी कि यह नाउन जो कि मैन है उसको रिस्ट्रिक्ट और डिफाइन करता है। एग्जाम्पल 1 में हु का प्रयोग रिस्ट्रिक्टिव यूज कहलाता है। इसी प्रकार से सेकंड एग्जाम्पल में रिस्ट्रिक्टिव क्लोज हु हैज स्टोलन माय वॉच का प्रयोग हुआ है। पर अगर आपकी समझ में नहीं आया तो और आगे पढ़ते हैं, आपको और अच्छे समझ में आएगा। आप आगे इन दोनों का डिफरेंस भी बताया, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप पढ़ते हैं कंटिन्यूटिव यूज। कंटिन्यूटिव यूज क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन का कंटिन्यूटिव यूज क्या कहलाता है? जब रिलेटिव प्रोनाउन क्लोज के अंदर एंटीसीडेंट को रिस्ट्रिक्ट और डिफाइन नहीं करता बल्कि उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। किसके बारे में? एंटीसीडेंट्स, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन यूज हुआ है उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, उसको बोला जाता है कंटिन्यूटिव यूज या नॉन डिफाइनिंग यूज भी इसको बोल सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है आई हैव सीन माय फ्रेंड्स हु रिकॉग्नाइज्ड मी एट वंस। तो मैंने अपने मित्रों को देखा जिसने मुझे पहचान लिया। तो यहाँ पे हु का प्रयोग हुआ है जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है, जो माय फ्रेंड के बारे में विशेषता बताता है। क्या विशेषता बताता है? ही रिकॉग्नाइज्ड मी, उसने मुझे पहचान लिया, ये उसका एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। अब यहाँ पे चेक करिए, ऊपर जो हमने वाक्य जो पढ़े थे उनमें कोमा नहीं था, लेकिन यहाँ पे कोमा का यूज हुआ है, इसलिए कंटिन्यूटिव यूज का एक महत्वपूर्ण, एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ही हैज बॉट ए कार विच इज वाइट। तो कोमे के बाद हम हु और विच का यूज करते हैं, तो ये समझ लीजिए इनका यूज हुआ है एज ए कंटिन्यूटिव। तो यहाँ पे कार की एडिशनल इंफॉर्मेशन बताई है कि कार वाइट है, तो वो यहाँ पर दिया है, ये आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पे रिस्ट्रिक्टिव यूज और कंटिन्यूटिव यूज दोनों के बीच में डिफरेंस बताया गया है। फर्स्ट आ जाता है रिस्ट्रिक्टिव यूज में एंटीसीडेंट्स और रिलेटिव प्रोनाउन के बीच में कोमा का प्रयोग नहीं होता, कोमे का प्रयोग नहीं होता, जैसे हमने ऊपर वाक्यों में देखा था। जबकि कंटिन्यूटिव यूज में एंटीसीडेंट्स और रिलेटिव प्रोनाउन के बीच में कोमा का यूज किया जाता है। सेकंड आ जाता है रिस्ट्रिक्टिव यूज में रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो एक एडजेक्टिव क्लोज का कार्य करता है, यानी कि
दिए गए नाउन की विशेषता बताता है, डिफाइन करता है, इसलिए एडजेक्टिव क्लोज की तरह कार्य करता है। और कंटिन्यूटिव यूज में रिलेटिव क्लोज जो होता है उसको एक प्रिंसिपल क्लोज की तरह कार्य करता है। प्रिंसिपल क्लोज क्या होता है? एक ऐसा सेंटेंस जो अकेला अपने आप में एक मीनिंग रखता है, कंप्लीट मीनिंग रखता है, जो दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड नहीं रहता है। थर्ड डिफरेंस है, रिस्ट्रिक्टिव यूज में नाउन और रिलेटिव क्लोज का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, नाउन उसके बाद कोई कोमा नहीं होता, नो कोमा, उसके बाद रिलेटिव क्लोज, यानी रिलेटिव क्लोज और नाउन के बीच में कोमा नहीं आता, उनका डायरेक्ट यूज होता है। जबकि कंटिन्यूटिव यूज में नाउन और रिलेटिव क्लोज के बीच में कोमा आ जाता है, यानी कि क्या स्ट्रक्चर बनाता है? नाउन, उसके बाद कोमा, उसके बाद रिलेटिव क्लोज। फोर्थ डिफरेंस आ जाता है, रिस्ट्रिक्टिव यूज में सेंटेंस जो यूज किया जाता है उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। किस प्रकार से? द ट्रेवलर्स हु न्यू द फ्लड्स टूक अनदर रोड, यानी कि यात्री जो बाढ़ के बारे में जानते थे उन्होंने दूसरी सड़क पकड़ ली, किंतु जो ट्रेवलर्स बाढ़ के बारे में नहीं जानते थे वे बाढ़ वाली सड़क पर चले गए। जबकि यहाँ पे एक सेंटेंस है लेकिन इसका मीनिंग दो प्रकार से निकलता है, तो इसलिए इनको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सेकंड है, और कंटिन्यूटिव यूज में जो सेंटेंस यूज होता है उसको बोला जाता है कंपाउंड सेंटेंस, यानी दो सेंटेंस से मिला हुआ। कैसे? द ट्रेवलर्स हु न्यू अबाउट द फ्लड्स, क्योंकि कोमा आ चुका है, अब इन दोनों के मीनिंग अलग, अब दोनों के मीनिंग समझिए। द ट्रेवलर्स, उसके बाद कोमा, हु न्यू अबाउट द फ्लड्स, यानी ये सभी ट्रेवलर्स के बारे में बात करता है। कोमा के बाद जो हुआ है वो सभी ट्रेवलर्स जो यहाँ पर दिए गए सबके बारे में बात करता है। ट्रेवलर्स हु न्यू अबाउट द फ्लड्स, यानी कि यात्री जो फ्लड के बारे में जानते थे, टुक अनदर रोड, उन्होंने दूसरा रोड पकड़ लिया। सभी ट्रेवलर्स जो बाढ़ के बारे में जानते थे उन्होंने दूसरी सड़क को पकड़ लिया। तो यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस के रूप में कंटिन्यूटिव का यूज होता है। आगे दोस्तों यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउंस की फॉर्म्स बताई गई है, उनको पढ़ते हैं और समझते हैं। जैसे यहाँ पे 3 केस दिए गए हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, ये हम ऑलरेडी केस के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। नॉमिनेटिव केस में जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है वो होता है हु, जो मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों जेंडर के लिए यूज होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए, दोनों के लिए हम यूज करेंगे हु। किसमें? नॉमिनेटिव केस में, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों में हु कार्य करेगा। उसके बाद विच का यूज करेंगे न्यूट्रल जेंडर के रूप में, जो कि नपुंसकलिंग होता है, ना पुल्लिंग ना स्त्रीलिंग। जिस शब्द से हमें यह पता नहीं चलता कि ये पुल्लिंग के बारे में बताता है या स्त्रीलिंग के बारे में, उसको बोला जाता है न्यूट्रल जेंडर। तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हम यूज करेंगे विच का। अगर हमें रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में यूज करना है तो हम कौन सा यूज करेंगे? हुम का, चाहे मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन। और विच का प्रयोग करेंगे हम न्यूट्रल के लिए, न्यूट्रल जेंडर के लिए। और पॉजेसिव केस में हम यूज करेंगे हुज का, और न्यूट्रल जेंडर में भी हम यूज करेंगे हुज का। इन वाक्य से इनको समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड, तो हु का प्रयोग किसकी तरह हुआ? नॉमिनेटिव केस की तरह यूज हुआ है, जो कि मैस्कुलिन जेंडर के बारे में भी बताता है, जैसे कि ऊपर बताया गया था। नेक्स्ट है, दिस इज द गर्ल हुम ऑल प्रेज, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है हुम का। दिस इज द बॉय हुज एक्सरसाइज इज डन वेल, क्योंकि बॉय है, बॉय क्या है? मैस्कुलिन, तो यहाँ पे हुज का प्रयोग हुआ है एज ए पॉजेसिव केस में। नेक्स्ट है, दिस इज द हाउस विच बिलोंग्स टू माई अंकल, तो विच का प्रयोग हुआ है हाउस के लिए, जो कि न्यूट्रल जेंडर के बारे में बताता है। हाउस क्या होता है? ना पुल्लिंग ना स्त्रीलिंग। द हाउस विच माई फादर बिल्ट वाज ग्रैंड, विच का प्रयोग हुआ एज ए न्यूट्रल जेंडर, जो कि हाउस के लिए हुआ है। नेक्स्ट है, द ट्रायंगल ऑफ विच और हुज 3 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इच, तो विच और हुज का प्रयोग हुआ एज ए न्यूट्रल जेंडर, जो कि एक पॉजेसिव केस के बारे में बताता है। तो यहाँ पे जो ये वर्ड्स यूज हुए हैं इनको बोला जाएगा रिलेटिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट आ जाता है रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज जो है नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस में सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में एक ही तरह से होता है, यानी दैट का प्रयोग जो है हम सिंगुलर फॉर्म में करें या फिर प्लूरल फॉर्म में करें, दोनों टाइप में हम दैट का यूज दैट ही करेंगे, चाहे वो आप नॉमिनेटिव केस में यूज करें या फिर ऑब्जेक्टिव केस में यूज करें। यानी कि आप सब्जेक्ट के लिए यूज करें या फिर ऑब्जेक्ट के लिए यूज करें, दैट का प्रयोग बिल्कुल सेम रहेगा। और दैट को पॉजेसिव फॉर्म में हम यूज नहीं करेंगे, नॉमिनेटिव में यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में यूज कर सकते हैं, लेकिन पॉजेसिव में हम यूज दैट का नहीं करेंगे। दैट का अगर हमें पॉजेसिव फॉर्म में यूज करना है तो किन वर्ड्स का यूज करेंगे? ऑफ विच और हुज का, जो कि सेम यहाँ पे टेबल में बताया है। तो यहाँ पे नॉमिनेटिव केस ऑब्जेक्टिव केस दोनों में हम सेम यूज करेंगे दैट का।
चाहे पर्सन्स के लिए यूज करें या फिर थिंग्स के लिए यूज करें, यानी कि व्यक्तियों के लिए यूज करें या फिर वस्तुओं के लिए यूज करें। और पॉजेसिव केस में हम यूज करेंगे ऑफ विच या हुज का, दोनों पर्सन के लिए या फिर थिंग्स के लिए। और इनका यूज हम एज ए सिंगुलर भी कर सकते हैं और प्लूरल भी। जैसे आगे इनसे जुड़े एग्जांपल है ही दैट इज कंटेंट इज रिच, तो दैट का यूज ही के लिए किया गया है। और कंटेंट यहाँ पे एडजेक्टिव बताता है, यानी विशेषता बताता है किसकी, उस व्यक्ति के बारे में। टेक एनीथिंग दैट यू लाइक, तो यहाँ पे दैट का यूज हुआ है। द गर्ल ऑफ विच और हुज ब्रदर स्टडीज इन माई क्लास इज माई क्लासमेट, तो विच और हुज का प्रयोग एज ए पॉजेसिव फॉर्म में हुआ है। आगे यहाँ पर बताया गया कि दैट का प्रयोग जो है हम हु, हुम और विच के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन हुज के लिए कभी नहीं करेंगे। यानी हु, हुम, विच जो आप यूज करना चाहते हैं वाक्य के अंदर, उसकी जगह आप दैट का यूज कर सकते हैं, लेकिन हुज अगर वाक्य के अंदर यूज हुआ उसकी जगह आप दैट का यूज नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसको यहीं पर खत्म करते हैं। आज की वीडियो में हमने रिलेटिव प्रोनाउंस को शुरू किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के रूल्स स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो का एक बार फिर रिवाइज करिए। अगर आपकी समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो आप इस वीडियो का एक बार फिर रिवाइज करिए। तो दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जोर लगा के पढ़ाई करिए। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।